हेलो 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 हेलो, जा रहा है ना? तो हम लोग क्या देख रहे थे? कल कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? कल खेल वाला ये पुरस्कार सम्मान देख रहे थे क्या? पर्यावरण पारिस्थितिकी तो देख लिए थे। पर्यावरण पारिस्थितिकी खत्म हो गया था। पहला हरित राज्य कौन घोषित होने वाला है? हिमाचल प्रदेश। और ये भू पार्क कहाँ बन रहा है पहला? ये बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में बायोटेक पार्क बोल रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जम्मू कश्मीर। भू पार्क मध्य प्रदेश में। खेल में आप लोग ये पुरस्कार सम्मान में कुछ कुछ और बचा हुआ था, थोड़ा नोट कीजिएगा आप लोग। स्लाइड तो नहीं है। तो ये तो थोड़ा पुरस्कार सम्मान, इससे पहले आप लोग देखे थे पुरस्कार सम्मान, थोड़ा पूछताछ हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किसको मिला है? ये नहीं पढ़ाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को मिला है, ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 अचंत शरद कमल, है ना? कौन सा खेल खेलता है? टेबल टेनिस। सूखा पाइका नदी किस नदी की सहायक नदी है? सूखा पाइका नदी के लिए महानदी की सहायक नदी किस राज्य में? सबसे उम्र दराज कछुआ? जोनाथन जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज का स्थापना पहली बार कहाँ किया था? मदन मोहन मालवीय। वो तो बीएचयू था। वो हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में एनी बेसेंट की थी, उसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज के रूप में स्थापना, जो बीएचयू है इसको कॉलेज के रूप में स्थापित की थी एनी बेसेंट, लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? 1916 में, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया। आपको हम क्या पूछ रहे थे? जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज का पहली बार स्थापना बनारस में किया गया था 1891 में, 1791 में। एससीओ की पहली पर्यटन राजधानी? वाराणसी। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व? लद्दाख में। सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र यानी संयुक्त ऊर्जा संयंत्र? जैसलमेर राजस्थान, है ना? उसके बाद हम लोग नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? स्वांते पावो। अरे था ना, स्वांते पावो, स्वांते स्वीडन, है ना? सॉरी, चिकित्सा नहीं बोल के शांति बोले हम क्या? चिकित्सा पूछ रहे थे, शांति निकला होगा फोन से। शांति के लिए 3 लोगों को दिया गया, मतलब एक लोग है, एक व्यक्ति है ब्यालियात्स्की, कहाँ से है? बेलारूस की। और 2 संस्था, एक मेमोरियल और सेंट्रल लिबर्टी, है ना? सेंट्रल लिबर्टी संस्था कहाँ का मानवाधिकार संगठन? यूक्रेन का। और मेमोरियल रूस का, है ना? ये था चिकित्सा का स्वांते पावो, जो स्वीडन से, है ना? एक इसका बताइए साहित्य का कहाँ से है? कहाँ से है? एनी एर्नोक्स किस देश से संबंधित है? फ्रांस। फ्रांस से। अच्छा बताइए कि इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 106। पद्म पुरस्कार 106 लोगों। 6 लोगों में से क्या था? 6 गोल्ड था, 6 गोल्ड था, 9 क्या था? सिल्वर। 6 गोल्ड बोला, 6 पद्म विभूषण था, 9 पद्म भूषण था और 91 पद्मश्री था। बिहार से कितने लोगों को मिला पद्मश्री? पद्मश्री 3 लोगों को दिया गया इस बार, ठीक है। एक है आपका 2 क्षेत्र में दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो एक है आपका आनंद कुमार, आनंद कुमार। एक है सुभद्रा देवी, सुभद्रा ही है ना? सुभद्रा देवी। एक और कौन है? कौन देव है? कोई देव प्रसाद है। ये दोनों को दिया गया, इसको दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, और इन दोनों को कला।
एक नाम यहाँ मिस हो रहा है, आप लोग कहीं से नोट कीजिएगा इसमें। कौन देव था, याद है? कोई देव था, आनंद कुमार है, सुभद्रा देवी है, और एक कोई नाम है। ये लोग 3 लोगों को, बिहार से है ये लोग, पद्मश्री मिला है। 6 लोगों को क्या मिला था? पद्म विभूषण। नाम याद है? पूछेगा आप लोगों को, निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो 6 याद रखना है आपको। बालकृष्ण दोषी है ना, कपिल देव प्रसाद, यहाँ कपिल देव प्रसाद, बालकृष्ण दोषी। SM क्या था वो? दिलीप कुमार महालनोबिस। उसके बाद एक विदेश का था जो अमेरिका का था, क्या बताए थे? श्रीनिवास वर्धन था ना, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। उसके बाद मुलायम सिंह यादव था, और एक कौन था? जाकिर हुसैन था, है ना। ये था आपका SM कृष्णा था, है ना। तो 6 लोगों का नाम याद रखना, लिख लीजिए कहीं। बालकृष्ण दोषी, जोशी मत बोल दिएगा। बालकृष्ण दोषी को मिला वास्तुकला में, बालकृष्ण दोषी है। उसके बाद MS कृष्णा है, उसके बाद जाकिर हुसैन है ना। जाकिर हुसैन के बाद आपका कौन है? दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस के बाद एक है आपका श्रीनिवास वर्धन। उसके बाद मुलायम सिंह यादव। किस पार्टी से है मुलायम सिंह यादव? इसमें ये भी बताए थे मरणोपरांत 3 लोगों को, एक ये है, एक महालनोबिस साहब है, एक बालकृष्ण दोषी है। तीनों को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जो कुछ छूटा हुआ पुरस्कार सम्मान में लिखिएगा थोड़ा सा। देखिए तो व्यास सम्मान किसको दिया गया 2022 के लिए? व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी। क्या है इसकी रचना? ज्ञान चतुर्वेदी की रचना क्या है? पागलखाना। याद रखने के लिए आपको याद रखना है, चतुर्वेदी में क्या होता है? चारों वेद को जानने वाला, है ना। तो चारों वेद को जानने वाला, मतलब चारों वेदों का ज्ञान लेकर के कहाँ व्यास बनने चले थे, लेकिन पागलखाना चले गए। कहाँ गए? पागलखाना। व्यास इसलिए बनने चले थे, वेद व्यास क्या लिखे हैं? महाभारत वगैरह बड़ा बड़ा महाकाव्य का रचना किए हैं। तो चारों वेद का ज्ञान लेकर कहाँ चले थे? व्यास बनने चले थे, पागलखाना चले गए। और एक लिखे सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। याद रखना, स से सरस्वती, स से सूर्यवंशम, स से शिव शंकरी। सूर्यवंशम इसकी रचना है। तो शिव शंकरी को कौन सा पुरस्कार मिला? सरस्वती सम्मान। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? साहित्य अकादमी में हिंदी में, अंग्रेजी में इसमें मिला है, लिखिए, यानी इंग्लिश में अनुराधा राय को जो मिला है, इसकी रचना है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। आनंद कुमार था, सुभद्रा देवी थी, और कौन था? कपिल देव प्रसाद। इंग्लिश से किसको मिला है साहित्य अकादमी? अनुराधा रॉय को। किसके लिए? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। हिंदी के लिए लिखिए बद्री नारायण को मिला है। हिंदी के लिए
बद्री नारायण। इसकी रचना कौन सी है? तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द। चलिए, ये था साहित्य काल। मैथिली वाला याद रखिएगा, बिहार से संबंधित है, पेन ड्राइव में तो ये लिखिए है मैथिली का अजीत आजाद। मैथिली का कौन है? अजीत आजाद। अजीत आजाद की रचना का नाम क्या है? पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी। तो इतना याद हो गया आपको। पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? अजीत आजाद की। उसके बाद ये तुमड़ी के शब्द, ऑल द लाइफ वी नेवर लिव। ठीक है। शिव शंकरी को कौन सा सम्मान मिला? सरस्वती सम्मान। किसके लिए? सूर्य वंशम के लिए। व्यास सम्मान किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? पागल खाना के लिए। बताइए, इसका ये ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? कौन सा ऑस्कर था ये? 95वां, 95th। किसको मिला था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म का नाम था, ऑस्कर मिला था। चला, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ लिखिए, किसको मिला? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2022 में दिया गया, 2 साल का एक साथ दिया गया। ठीक है, 2 साल का दिया गया। एक 97वां, 57वां और 56वां। तो 56वां दिया गया है आपको नीलमणि फूफन को। नीलमणि फूफन। और 97वां दिया गया दामोदर मौर्य। दामोदर मौर्य। ये हैं आपके कोंकणी लेखक हैं, और ये असमी। तो 97वां किसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? दामोदर मौर्य को। 56वां नीलमणि फूफन को। ये था आपका क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके बाद आ जाइए, व्यास लिख लिए, सरस्वती लिख लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड। आशा पारेख। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया? आशा पारेख को। ये है आपका 52, 52वां। 51वां किसको दिया गया था? रजनीकांत को। और 50वां? ये कौन था? रजनीकांत जी। कौन सा मिला? 51वां। कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड। उसके बाद आ जाइए नीचे। हाँ, हर साल दिया जाता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर लिखिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल। इनको दिया कौन सा फिल्म है बेस्ट फिल्म इसमें? इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसको मिला? द कश्मीर फाइल्स। किसका कौन है इसके निर्देशक? विवेक अग्निहोत्री। ठीक है। द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर इसमें कौन है? रणवीर सिंह या रणवीर कपूर? रणवीर कपूर। एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट।
आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, इसको ब्रह्मास्त्र के लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए, और इनको गंगूबाई के लिए। क्या हुआ? हाँ, तो देखने वालों को दिख गया होगा वो एक तरह का सोशल मतलब क्या मैसेज था, तो इसीलिए दृष्टि सबकी अलग अलग होती है ना। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट फिल्म क्या था? द कश्मीर फाइल्स। किसका है? विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री। तो इसमें अब नेक्स्ट आ जाइए, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित का नोबेल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो एबल पुरस्कार किसको मिला? लुइस किफ्रेली को। एबल अवार्ड या प्राइज 2023 इनको मिला, लुइस किफ्रेली को। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अभी कौन सा खेल जीता है? फीफा जीता है अर्जेंटीना। एबल अवार्ड कौन सा किसको मिला? लुइस किफ्रेली को। एबल अवार्ड के बारे में देखिए, गणित का नोबेल है। कौन सा? गणित का नोबेल भी बोलते हैं, गणित का नोबेल है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, देखिए शांति वाला तीनों एक जगह लिखिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये मिला है, एक एनजीओ है, उसका नाम है प्रथम। प्रथम नाम की एक एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था है, नाम ही है उसका प्रथम। ठीक है, तो प्रथम संस्था को क्या मिला? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। नोबेल का शांति किसको मिला? मेमोरियल लिबर्टी और बियालास्की को। तो उसके बाद एक नोबेल का शांति हो गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। एक और शांति होगा आपका यूनेस्को का शांति अवार्ड। देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार क्या हुआ? जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन? एंजेला मर्केल। 30 वर्षों तक जर्मनी का चांसलर रही थी एंजेला मर्केल। अभी कौन है जर्मनी का चांसलर? ओलाफ शॉल्ज। कौन है? ओलाफ शॉल्ज। जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। ठीक है, एंजेला मर्केल एक महिला थी, 30 वर्षों तक इन्होंने काम किया। और जर्मनी के इतिहास में इन्होंने बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया। जर्मनी अभी क्या है? चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, छोटा सा देश होने के बावजूद भी। एंजेला मर्केल का बहुत बड़ा योगदान था। इसके पदच्युत होते ही कहा गया कि एंजेला मर्केल युग का अंत हो गया। तो एंजेला मर्केल था यूनेस्को का शांति। तो शांति 3 हो गया, एक इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, एक यूनेस्को शांति, और एक नोबेल शांति। एक लिखिए गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। गोरखपुर का एक है क्या? गीता प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर। 1500 से ज्यादा धार्मिक ग्रंथों का, यानी हिंदू धार्मिक ग्रंथों का इससे प्रकाशन हो चुका है गीता प्रेस से। ठीक है, 21 के लिए मिला है। हाँ, 21 के लिए मिला है, 22 के लिए भी नहीं दिया गया होगा। ठीक है, 2020 के लिए इसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। क्यों मिला था? 2021 को बांग्लादेश का 50 वर्ष पूरा हो गया था, नया देश के रूप में स्थापित होते। 1971 में एक देश बना था और शेख मुजीबुर रहमान वहां के क्या बने थे? पहला प्रधानमंत्री। तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी अभी कौन है वहां पे प्रधानमंत्री? शेख हसीना। तो ये लिख लिए। और लिखिए एक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, किसको मिला है? सुभाष चंद्र बोस। 2022 से इसकी शुरुआत हुई है ना, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कब ये सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती कब है? कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस।
तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पिछली बार तो गुजरात का आपदा प्रबंधन को दिया गया था। व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें 2 श्रेणी होता है। इस पिछले बार की बात कर रहे हैं हम। पिछले बार तो गुजरात को दिया गया है, इस बार ओडिशा और मिजोरम को दिया गया है। ओडिशा और मिजोरम, ओडिशा और मिजोरम की ये आपदा प्रबंधन संस्था है। मणिपुर मिजोरम में ये नहीं होना है। ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम। सबसे दक्षिणी यहाँ कौन सा है? मिजोरम। अभी मणिपुर जल रहा है, आप कैसे भूल सकते हैं? मिजोरम है और एक ओडिशा है। तो ओडिशा और मिजोरम की आपदा प्रबंधन संस्था को क्या दिया है? संस्थागत श्रेणी में। इसमें 2 श्रेणी है, एक संस्थागत है, एक व्यक्तिगत है। इस बार 2023 में व्यक्तिगत श्रेणी में अभी किसी को ये नहीं किया गया, नामित नहीं किया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। पिछले बार किसको किया था? विनोद शर्मा, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा पिछले बार दिया गया था व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को, है ना। तो ये हो गया आपका जो बचा खुचा था आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अच्छा, ये बुकर अवार्ड किसको मिला इस बार? सेहान करुणा तालिका, ठीक है, सेहान करुणा तालिका। अब आ जाइए आप लोग साइंस टेक जो आगे चल रहा था। विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज को करते हैं। उस दिन हम लोग क्या किए थे? इससे पहले पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसके बाद इकोनॉमिक्स वाला करेंगे, और एक जो बड़ा चैप्टर आपका बचा हुआ है प्रोजेक्ट और सर्वे, पीडीएफ नहीं बना पाए हैं इसलिए आप लोग को नहीं लाने हैं। तो इसमें आप लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज को जान लीजिए। इसे कुछ कुछ मेरा निकाल के रखे आपके लिए, एक जगह एडजस्ट किया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिएगा कहीं में जगह हो। इसी से निकला हुआ निचोड़ है, कोई बाहर का चीज नहीं है। शॉर्ट में एक जगह कलेक्टेड है, आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। तो देखिए, आर्टेमिस मिशन किसका है? आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस दिख रहा है ना? बड़ा बड़ा दिखेगा। आर्टेमिस मिशन नासा का है। किसका है? नासा का है। ये किस पर मिशन है? तो चंद्रमा का मिशन है, चंद्र मिशन है नासा का, आर्टेमिस मिशन, ठीक है। और एक है आपका आर्टेमिस 2.0, आर्टेमिस 2.0, ये भी नासा का है। और ये क्या है? चंद्रमा पर मानव भेजने की तैयारी, चंद्रमा पर मानव मिशन। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? चंद्रमा पर मानव मिशन है ये आर्टेमिस 2.0। उसके बाद देखिए RH-200, RH-200 ये इसरो का है। इसरो कहाँ? मतलब भारत का है। और ये क्या है? साउंडिंग रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट है। RH-200 क्या बोलेंगे इसको? RH-200 किसका है? इसरो का है। उसके बाद आ जाइए इसमें सियान 14, सियान 14। उसके बाद आ जाइए सियान 15। ये दोनों ही चीन का है। किसका है? चीन का। लेकिन है क्या? ये दोनों क्या है? आपका EOS है। EOS मीन्स होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। किसका है? चाइना का है, EOS। उसके बाद लिखिए खयाम, ये है आपका ईरान का, ये ईरान का उपग्रह है। क्या है? जुल जाना लिखे गए, जुल जाना, जुल जाना क्या है? ये भी ईरान का है, ईरान का स्वदेशी रॉकेट है। अभी लिखे हैं, याद हो गया आपको। जुल जाना ईरान का स्वदेशी रॉकेट है, पहला, ये ईरान का पहला स्वदेशी रॉकेट है।
अब एक है आपका INS विक्रांत, नाम सुने होंगे। क्या है ये? विमान वाहक पोत है। ये किसका है? भारत का है, और भारत का यह प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ईरान में खय्याम, ख य संजू आकर य में हलंत है, यानी आधा यह है, वो खय्याम है, खय्याम। उसका जुल जाना है, वो जुल जाना। जुल जाना ईरान का पहला स्वदेशी रॉकेट है। एक और लिखिएगा ताइफा, TAIFA, ताइफा। ताइफा किसका है? केन्या का। यह केन्या का क्या है? उपग्रह है। इसको छोड़ा है रूस द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है, उपग्रह। ताइफा गोली भी है, हो सकता है। तो केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। UNEP की मुख्यालय है नैरोबी। तो केन्या का यह सैटेलाइट है, यह पहला सैटेलाइट है केन्या का जो रूस के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। केन्या देश पहली बार सैटेलाइट भेजा रूस की मदद से, जैसे हम भी भेजे थे रूस की मदद से। कौन सा? हम लोग का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। तो ताइफा कहाँ का है? केन्या का। क्या है? उपग्रह है। खय्याम कहाँ का है? ईरान का। क्या है? उपग्रह है। जुल जाना क्या है? स्वदेशी रॉकेट है। किसका है? ईरान का। उसका सियान 15, सियान 14 किनका है? चीन का। क्या है? EOS है। क्या है? EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। RH-200 किसका है? इसरो का। RH-200 क्या है? साउंडिंग रॉकेट है। आर्टेमिस मिशन किसके लिए? चंद्रमा के लिए। और कहाँ जाएगा ये? आर्टेमिस 2.0 क्या है? चंद्रमा पर मानव ले जाने का मिशन है ना। ये था आपका। और भी है इसमें, नोट कीजिए। कार्बन संचालित इंजन से उपग्रह प्रक्षेपण में सफलता। उपग्रह प्रक्षेपण में सफल रहा है कौन? ये नया काम चीन ही करता है, ठीक है। कार्बन संचालित इंजन से। अच्छा, कार्बन लिख दिया, वही तो हम सोचते। कार्बन संचालित, कोयला संचालित, कोयला संचालित इंजन है। कोयला से संचालित होने वाला इंजन से उपग्रह को भेज दिया गया था अंतरिक्ष में। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। फिर एक नोट कीजिएगा, मीथेन गैस से संचालित, मीथेन गैस से संचालित, वही लिखिएगा जो ऊपर लिखे, इंजन से उपग्रह प्रक्षेपण में सफल रहा कौन? चीन। और इस उपग्रह का नाम, जो उपग्रह यहाँ है, इस उपग्रह का नाम जो मीथेन से संचालित था, उसका नाम रखा है मेथालॉक्स। क्या रखा है? मेथालॉक्स। मेथालॉक्स इसलिए रखा है, इसमें वो ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया है मीथेन का, और लिक्विड ऑक्सीजन का। लिक्विड ऑक्सीजन, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, मीथेन से ले लिया मेथा, और LOX, लिक्विड से लिया L, और OX यहाँ से क्या होगा? मेथालॉक्स। क्या हो गया? मेथालॉक्स। मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, मेथालॉक्स। यहाँ से लिया मेथा, यहाँ से लिया L, यहाँ से लिया ऑक्स, तो बन गया क्या? मेथालॉक्स। तो मेथालॉक्स नाम का उपग्रह कौन लॉन्च किया है? ये भी याद रखिएगा, मेथालॉक्स उपग्रह कौन लॉन्च किया? चीन। ये क्या है? मीथेन से संचालित पहला उपग्रह है वर्ल्ड का जो सफल रहा अंतरिक्ष में भेजने में। यानी मीथेन क्या होता है? मार्स गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं मार्स गैस को। मार्स गैस को सीधे कहें तो यह गोबर गैस है। बताइए कि गोबर गैस से
संचालित हो गया क्या, उपग्रह प्रक्षेपण गोबर गैस से। इसका फॉर्मूला क्या था, CH4। तो गोबर गैस से मतलब उपग्रह भेजने में सफल कौन रह गया, चाइना। और भी इसमें कुछ बचा हुआ है आपका, हाँ गाओफेन, गाओफेन ये उपग्रह, ये भी चीन का है। किसका है, चीन का गाओफेन। ये EOS है, क्या है, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। गाओफेन उपग्रह किसका है, चीन का। उसके बाद एक निसार 2446 दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, अभी फिर से 5 मई 2023 को UPPCS में एग्जाम हुआ, सेम क्वेश्चन पूछा गया निसार, SH नहीं, NISAR निसार पूछा गया। जो क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था, मतलब ठीक कॉपी कर दिया गया उसका, इसमें कुछ चेंजिंग भी पूछा जा सकता था, लेकिन पूछा वही गया कि किसका संयुक्त मिशन है, किसका संयुक्त मिशन है। इसका फुल फॉर्म ही होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार अभी तक किसी ने विकसित नहीं किया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में रडार का प्रयोग अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है सही से। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार विकसित कौन कर रहा है, नासा और इसरो मिलकर। अभी तक विकसित हुआ नहीं है, इसीलिए करंट में चर्चा में आते रहता है, अभी विकसित कर ही रहा है इसे। तो निसार का है, NISAR है, ठीक है, निसार है सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस पे हो सकता है कभी फुल फॉर्म भी पूछ दे, निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और इसमें आपका कुछ नहीं बचा, ग्लोनास के लिख लीजिए, GLONASS, ग्लोनास के। ग्लोनास के है रूस का, है क्या, नेविगेशन सैटेलाइट। इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन प्रणाली है। भारत का नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है, नाविक। क्या है, नाविक। GPS जैसे यूज करते हैं ना, अमेरिका का क्या है, GPS। अभी जो हम लोग GPS यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसी का दूसरा नाम इंडिया वाला अपना क्या बनाया है, नाविक। अभी पूरा प्रयोग में नहीं आया है, मतलब प्रायोगिक तौर पर पायलट पर काम कर रही है नाविक। हम लोग अभी व्यक्तिगत मतलब आम लोगों के लिए धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। तो नाविक है इंडिया का, और ग्लोनास किसका है, तो GPS से समझ में आया होगा नेविगेशन सैटेलाइट होता क्या, नेविगेशन प्रणाली क्या होती है, ठीक है। तो GPS सिस्टम किसका है, USA का है। नाविक किसका है, इंडिया का है। और ग्लोनास USA का। लिख लीजिएगा कहीं कॉर्नर में। नाविक इंडिया का है, नेविगेशन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम। उसके बाद आ जाइए आप लोग, कहाँ थे हम लोग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हाँ आइए, तो यहाँ थोड़ा सा ये बहुत छोटा है, हम पीछे आ जाते हैं अक्सर, चौड़ाई कम है। इसलिए चीन ने कोयले से संचालित, अभी पढ़े ना, कोयला से संचालित रॉकेट में कौन सफल रहा, चीन। तो कोयले से संचालित रॉकेट दुनिया में पहला कौन लॉन्च कर दिया, चीन। एक याद रखिएगा, XPO-SAT है, XPO-SAT है, भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है, ये भी नोट कीजिएगा। XPO-SAT, XP को कैपिटल में लिखना है, O-SAT को क्या लिखना है, स्मॉल में। XPO-SAT, सेट फॉर सैटेलाइट है, ये पहला है भारत का ध्रुवीय मिशन। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, पोलर मिशन करते हैं या फिर जियो सिंक्रोनस में भेजते हैं। पोलर मिशन में हम लोग क्या करते हैं, केवल उपग्रह को अंतरिक्ष के कक्षा तक छोड़ देते हैं, लेकिन ध्रुव पर हम लोग रिसर्च आज तक नहीं किए। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर रिसर्च हमारा नहीं है। तो यहाँ जाएगा ये ध्रुवीय मिशन, कौन सा होगा पहला, XPO-SAT। तो आप ये चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। आर्टेमिस मिशन अभी पढ़े किसका था, नासा का था। किसके लिए था, चंद्रमा के लिए था, ठीक है। तो नासा का चंद्रमा के लिए मिशन कौन सा था,
आर्टेमिस। तो आर्टेमिस में कौन शामिल हो रहा है? अब भारत शामिल हो रहा है, ठीक है। तो चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाई चाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री किसका है? चीन का। नाम क्या है? गुई हाई चाओ। उसके बाद स्पेस एक्स ने सऊदी अरब की यात्री को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। अब पता है, अब अंतरिक्ष पर्यटन का क्षेत्र बनता जा रहा है धीरे धीरे। आप भी कभी खुशी से घूमना हो तो आप पैसा जिस दिन ज्यादा हो जाएगा तो अंतरिक्ष का सैर करके आइएगा। तो स्पेस एक्स कंपनी है, ये अंतरिक्ष का सैर कराना शुरू कर दी है। इसमें सऊदी अरब के अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया था निजी फ्लाइट से अपना, और वो कहाँ भेजा था? स्पेस स्टेशन में। किसका है स्पेस स्टेशन अभी तक? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन कौन विकसित किया है? रशिया और यूएसए। अब भारत 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। 2030 तक इसरो ने टारगेट लिया है कि 2030 तक मेरा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। क्या होगा? अपना अंतरिक्ष स्टेशन। यानी समझिए कि अंतरिक्ष में एक घर जो हम अपना बनाएंगे। अभी तक किसी को भी जाना रहता है तो इसी में जाना पड़ता है, जो रशिया और यूएसए का है, ठीक है। इसरो ने PSLV C55 से टेल-EOS यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा है, लॉन्च कर दिया, जो सिंगापुर से में निर्मित दो उपग्रह भी भेजा है, ठीक है। PSLV C55 से क्या भेजा था? टेल-EOS। और इसमें स्क्वाब नाम का था एक, SQUAB। एक और कौन था? सिंगापुर का दो उपग्रह कौन था PSLV C55 में? याद है आप लोगों को? इसमें तीन उपग्रह को भेजा गया था, जिसमें एक टेल-EOS-2 था, एक था स्क्वाब और एक था एस्कूब था, और एक था कुछ याद आएगा तो बताएंगे। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। टेक्सास के ब्राउन विले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फट गया। ये क्या हुआ? पहली परीक्षण किसका हो रहा था? स्टारफिश का। किसका है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स देखिए, नासा और स्पेस एक्स ये दोनों ही अमेरिका का है, लेकिन नासा क्या है? सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। यानी यूएसए का नासा क्या है? सरकारी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है। लेकिन स्पेस एक्स क्या है? निजी है। किसका है? एलन मस्क का। ये निजी कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी अपना सैटेलाइट भेजती है। तो उसके बाद आ जाइए, फेंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया कौन? चीन। नाम से नहीं स्पष्ट पड़ेगा। टाइफा फर्स्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, किसका है? केन्या का है। उसके बाद आर्टेमिस 2 मिशन भी हम लोग पढ़ लिए, नासा का क्या है? चंद्रमा पर मानव मिशन है, ठीक है। उसके बाद इसरो ने पुनः प्रयोग, ये याद रखिएगा, पुनः प्रयोग में आने वाला। अभी तक हम लोग जो भी रॉकेट भेज रहे थे वो केवल एक बार जाता है और उसके बाद दोबारा यूज नहीं आता है। तो अब क्योंकि एक रॉकेट बनाने में करोड़ों खर्च कर देते हैं हम लोग, है ना, सैकड़ों करोड़ का खर्च होता है एक रॉकेट बनाने में। इस बार जैसे हम लोग क्या किए, LVM-3 M4 से चंद्रयान 3 लॉन्च किए। LVM-3 M4 से किया ना चंद्रयान 3 लॉन्च। इसमें केवल रॉकेट में हम लोग को 615 करोड़ का खर्च आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे रॉकेट को हम लोग बार बार भेजेंगे, यूज नहीं होगा दोबारा, तो बहुत खर्च ज्यादा हो जाता है। तो अब इसरो 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 इस पर क्या काम करेगी पता है? ये RLV को लॉन्च करेगी, मतलब री लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होगा? फिर से उसको लॉन्च किया जाएगा। एक ऐसा गाड़ी होगा जो जैसे होता है ना, हम लोग किसी ट्रेन से कहीं गए, वो ट्रेन फिर से वापस आई, दूसरे लोगों को ले गई। तो उसी तरह से अब जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा, रॉकेट होगा, वो पुनः प्रयोग करने वाला होगा। इसीलिए इसरो इस पर काम कर रही है। पुनः प्रयोज्य यानी पुनः प्रयोग करने योग्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन है। अपने आप लैंडिंग करेगी फिर से वापस कहाँ में? पृथ्वी पर। ये है RLV-LEX। क्या है? RLV-LEX। तो RLV पर कौन काम कर रही है? री लॉन्चिंग व्हीकल RLV कौन काम कर रही है? इसरो। याद रखिएगा। शनि का सौरमंडल मतलब उपग्रह सबसे ज्यादा हो गया किसका? शनि का। कितना हो गया है? 145 मतलब उपग्रह है किसके पास? शनि के पास। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन केंद्र से 36 उपग्रहों को एक साथ भेजा था। किससे? मार्क 3 से, यानी GSLV मार्क 3, इसी को बोलते हैं LVM-3, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, आजादी 2 यहाँ जाए। इसरो RH-200 अभी पहले साउंडिंग रॉकेट था किसका? इसरो का। उसके बाद आ जाइए, केनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च कर दिया है। अब आर्टेमिस मिशन 2 पर काम कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। नासा गोल्डन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया। कौन सा? साइकी मिशन। किसके लिए है? गोल्डन क्षुद्रग्रह। एक नया क्षुद्रग्रह है गोल्डन क्षुद्रग्रह, उसका पता कौन लगाएगी? नासा। इस मिशन के तहत साइकी मिशन। क्षुद्रग्रह किन किन ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच।
इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक, ये तो पहले की बात है, अब LVM-3M4 भी हम लोग कर दिए है ना चंद्रयान में। उसका रूस का सबसे ये सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट, ये हम अभी बताया कि ग्लोनास के था। उसका इतालवी की एक अंतरिक्ष यात्री है सामंथा क्रिस्टोफरेटी। इसको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जिसके बारे में अभी देखी कि यूएसए और रूस का है, उसकी कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है। कौन है? सामंथा क्रिस्टोफरेटी। सामंथा क्रिस्टोफरेटी क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाल रही, मतलब वहां का हेड बन गई है। ठीक है। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह को लॉन्च किया, सियान 14 और सियान 15, जो क्या था? EOS था। क्या था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जो अभी पढ़े हम लोग। ये दोनों प्रायोगिक उपग्रह यानी टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा है। उसके बाद आ जाइए नीचे, नासा ने मंगल पर ऑक्सीजन का खोज किया है। कौन किया है? नासा किया मंगल पर क्या? ऑक्सीजन की खोज। मंगल पर एक नासा का मिशन है इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर, का नाम सुने? इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर उन्होंने नासा पर भेज दिया है। ठीक है। अब हेलीकॉप्टर का उड़ान भर रहा है वहां, कहां पे? मंगल पे। तो मंगल मिशन वो कौन सा था? इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर किस मिशन से भेजा गया था? इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर का नाम है, वो एक मिशन है मंगल पर नासा का। अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है। एक मंगल पर नासा का एक मिशन है, उसी से इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर भेजा गया है। छोटा सा हेलीकॉप्टर है वो मंगल पर। अब आइए, नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत क्या कर रहा है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, जो अभी पढ़े हम लोग नासा। इसमें अंतरिक्ष मिशन 2 पढ़े ना, आर्टेमिस 2 लिखा है हम लोग को। उसका PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह को हम लोग प्रक्षेपित किए थे। वो खयाम भी आप पढ़ लिए, ईरान का है उपग्रह। उसके बाद बृहस्पति ग्रह के तस्वीर को कैप्चर कौन किया था? जेम्स वेब टेलीस्कोप। याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप किसके लिए है? बृहस्पति ग्रह के लिए। किसका है? नासा का। ये नासा का है जेम्स वेब टेलीस्कोप। उसके बाद ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक रॉकेट को लॉन्च किया, क्या नाम था? जुलजाना। गगनयान कार्यक्रम इंडिया का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर यानी HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्या किया है? HS-200 क्या है? ये ठोस रॉकेट बूस्टर है। बूस्टर का काम क्या होता है? रॉकेट जब लॉन्चिंग हो रही होती है, रॉकेट को मान लिया कि यहाँ एक रॉकेट है, इस रॉकेट को अगर लॉन्च कर रहे हैं तो जिस पैड पर, लॉन्चिंग पैड पर ये खड़ा रहता है, यहाँ से सीधे ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट वाला पावर लगाना पड़ता है धरती की ओर। वही बूस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? बूस्टर। उस बूस्टर का नाम क्या है? HS-200। तो गगनयान कार्यक्रम के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस है, जिसका नाम क्या है? HS-200। ये भी पढ़ लिया आप लोग। उसके बाद ये चीन के अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज कर ली है। अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया में रहने योग्य ग्रह का खोज कौन किया है? चाइना किया है। ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग जो बचा हुआ है इसमें, और उसके बाद आर्थिकी में कल चलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।